चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और देखो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने संज्ञा की जो लास्ट क्लास रही थी उसमें हम लोगों ने व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को जाना था। मैंने टोटल 5 प्रकार की संज्ञा बताई थी अर्थ के आधार पर, तो उनमें से 2 तो हम कर चुके थे और बाकी बच्चे 3 वो आज कर लेते हैं। उस चैप्टर को आज हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा पढ़ाई थी, तो उसमें एक चीज़ और बता देता हूँ। तो जातिवाचक संज्ञा होती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही एक उपभेद होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया था, तो इसलिए आप लोग इसे ध्यान रखना कि नोट कर लेना इस बात को कि जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही उपभेद है, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से पूछी गई तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट ही होगी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और हम शुरू करते हैं अब समूहवाचक संज्ञा शुरू करते हैं, ठीक है। हेडिंग लगा दो आप लोग, समूहवाचक संज्ञा। नंबर 3 है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। क्या होती है समूहवाचक संज्ञा? वे शब्द जिनसे किसी समूह या किसी समुदाय का बोध हो जाए, यानी कि बहुत से व्यक्तियों का या बहुत सी वस्तुओं का एक समूह अगर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा बोल देते हैं। तो जैसे इसके उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। परिभाषा क्या रहेगी कि बहुत से व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का समूह ही क्या है? क्या कहलाता है? समूहवाचक संज्ञा। उदाहरण देखते हैं इसका। भीड़ एक उदाहरण हो जाएगा, सेना, ठीक है। भीड़, सेना, झुंड, दल, गिरोह, जत्था, जखीरा, टुकड़ी, दर्जन, विधानमंडल, ठीक है, मंडल, सभा, संसद। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में पूछे गए थे, सभा और संसद, ठीक है। तो सभा, संसद, गिरोह, जत्था, जखीरा वगैरह, ठीक है। और गुलदस्ता, ठीक है। तो क्या क्या? भीड़ हो गया, सेना हो गई, ठीक है, विधानमंडल हो गया, विधानसभा हो गया। विधानमंडल भी विधानसभा, हाँ विधानसभा लिख सकते हैं हम लोग इसके अंदर, विधानसभा हो जाएगा आपका एक, ठीक है, विधानसभा। तो इतने एग्जाम्पल काफ़ी है। इनसे क्या पता लगता है कि जितनी भी चीज़ें हैं क्या है? ग्रुप ऑफ किसी भी वस्तुओं का क्या है? एक समूह है। इसी के अंदर आपकी ताश भी आ जाएगा, कक्षा भी आ जाएगा, ठीक है। ताश ले सकते हो आप लोग। ताश भी क्या है? बहुत सारे पत्ते होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, ठीक है। और उसके बाद आपकी कक्षा हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इतने एग्जाम्पल काफ़ी है। तो ध्यान देगी व्यक्तियों का समूह या वस्तुओं का समूह क्या है? हमारी समूहवाचक संज्ञा। तो वो सब मैंने आपको दिखा दी। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है नंबर 4, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ये क्या होती है भाई द्रव्यवाचक संज्ञा? जिन शब्दों से किसी वस्तु की माप अथवा तोल का बोध हो जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे आप नाप सकते हो या तोल सकते हो, ठीक है ना। माप लिया या तोल दिया तो वो क्या हो जाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे उदाहरण बताता हूँ मैं आपको, यानी यहाँ से क्या होगा? वस्तुओं की माप अथवा तोल का बोध होता है, ये चीज़ें हैं। तो उदाहरण में क्या क्या आ जाएगा इसका भी? सोना हो जाएगा, चांदी, लोहा। भाई तोला जा सकता है कि नहीं तोला जा सकता? द्रव्य का मतलब ये द्रव्य वो नहीं कि पानी पानी होगा खाली, कोई भी चीज़ से आप माप सकते हो, तोल सकते हो, सब इसके अंदर आएगी। सोना, चांदी, लोहा, दूध,
पानी, तेजाब, ठीक है। फिर गैसीय पदार्थ आ जाएंगे इसमें, गैसीय पदार्थ। गैसीय पदार्थ में कौन कौन आएगा? धुआं, एक तरह की गैस है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन, ठीक है। फिर और क्या हो सकता है? ये तो हो गया गैसीय पदार्थ के अंदर। फिर कोयला, कोयला हो जाएगा, कोहरा, ठीक है। धुआं, ऑक्सीजन, कोयला, कोहरा, ठीक है। और अनाज हो जाएंगे, अनाज। अनाज में दालें वगैरह जितने भी हैं, गेहूँ वगैरह, इन्हें भी तोला जा सकता है। फल हो जाएंगी, सब्जी हो जाएगी आपकी, तो इन्हें भी नापा तोला जा सकता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो सकता है? जैसे आपका हीरा भी आ जाएगा, हीरे को भी आप लोग माप अथवा तोल सकते हो। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो याद रहेगी द्रव्यवाचक संज्ञा जिससे हम लोग माप अथवा तोल सकते हैं। उदाहरण में सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, तेजाब, कोयला, मेन चीज़ धुआं और ऑक्सीजन। कोयला और कोहरा भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, दोनों ही। आप सोचोगे इन्हें कैसे मापा तोला जा सकता है? अरे भाई धुआं जो होता है उसके अंदर थोड़ा नमी होती है, ठीक है। उसके अंदर भी पानी होता है, उसे मापा जा सकता है। कोयला में, कोयला क्या होता है? कोयला भी इस तरीके से, उसके अंदर भी। कोहरा, कोहरे में भी तो ऐसे होता है पानी। जब आप कभी सर्दियों के अंदर जब जाते हो आप, सर्दियों में तो कोहरा आता है, तो आप चलते रहते हो तो आपके कपड़े थोड़े थोड़े गीले हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ओस भी इसी तरीके से मामला होता है, ओस भी इसी में आ जाएगी, ठीक है। ओस भी इसी के अंदर रख लेंगे हम लोग, ओस भी द्रव्यवाचक में आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारी नंबर 5 और लास्ट, वो है हमारा भाववाचक संज्ञा। तो उस पर आते हैं ज़रा। नंबर 5 है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब ये क्या है भाई? जिन शब्दों से किसी भी भाव का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जिससे भावनाएं जुड़ी होती है, जिन शब्दों को आपने पढ़ा और आपको सिर्फ भाव नज़र आया, यानी ये चीज़ें दिखती नहीं, महसूस की जाती है। भाव क्या है? दिखने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ महसूस किया जाएगा, ठीक है। तो देखो ज़रा, अब भाव में क्या क्या आ जाएगा आपका। एक बात और ध्यान रखनी है आपने कि इनके प्राय बहुवचन नहीं होते। जो भाववाचक संज्ञा होती है इनका कभी बहुवचन नहीं बना सकते, आप लोग ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो इनके प्राय बहुवचन नहीं होते, इनके प्राय बहुवचन नहीं होते। और ये 5 प्रकार की, ये 5 प्रकार के शब्दों से बनाए जाते हैं। ये 5 प्रकार के शब्दों से बनाए जाते हैं। 5 प्रकार के शब्द कौन कौन से? आप इन्हें संज्ञा से बना सकते हो, संज्ञा से भाववाचक शब्द बनाए जा सकते हैं। दूसरा, सर्वनाम से बना सकते हो। तीसरा, विशेषण से बना सकते हो। चौथा, क्रिया से भी बना सकते हो भाववाचक संज्ञा। और लास्ट है, अव्यय से भी बना सकते हो। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती है? तो कितने? 5 प्रकार के शब्द। तो कौन कौन से हैं? ये यानी पदों से। पद कितने होते हैं? 5 ही तो होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। पहली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संज्ञा से कैसे बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे लिख लेते हैं संज्ञा से कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा पुरुष और नारी, पुरुष और नारी, ये क्या है? दोनों संज्ञा है। तो पुरुष की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? पुरुषत्व। कुछ प्रत्यय लगाने होते हैं जब आपको भाववाचक किसी को बनाना, तो प्रत्यय लगाने पड़ते हैं लास्ट में। पुरुषत्व, जितने दिखने वाली चीज़ें भाव हो गया। नारी, नारीत्व। जैसे मैं सर्वनाम से बनाऊंगा अब, तो सर्वनाम से क्या बनेगा? अपना। अपना में क्या लगा दो? अपनापन, या इसे क्या बोल सकते हैं? अपनत्व, बन गया भाववाचक। या फिर अगर आपको निज बनाना है, निज, तो निज की भाववाचक संज्ञा क्या हो गया? तो निजता या फिर निजत्व, दोनों में से कोई बना सकते हो, निजत्व हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा नंबर क्या आता है आपका? विशेषण। विशेषण में क्या आ जाएगा? देखो भोला, तो क्या आ जाएगा? भोलापन आ जाएगा ना। भोला का क्या बन जाएगा? भोलापन। सुंदर, वीर, तो क्या जाएगा? सुंदरता लगा दो इसमें, सुंदरता, बन गया भाववाचक। वीर का वीर
ता। तो क्या करना पड़ रहा है, सिर्फ प्रत्यय लगाना पड़ रहा है। धीर का क्या हो जाएगा, धीर का, है ना। तो ये हो गया संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से। अब हम लोग देखते हैं क्रिया से किस तरीके से बनाते हैं। अब क्रिया को चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्रिया से जैसे घबराना है, मैं एक क्रिया लेता हूँ, घबराना। घबराना और थकना दोनों क्या है, क्रिया है। तो क्या हो जाएगा, घबराहट बन गया भाव, आहट प्रत्यय लगा के। थकना, थकावट, थकावट। भटकना क्रिया है तो भटकाओ, लो बन गया। तो ये मैंने किससे बनाए, क्रिया से। और ये क्या बन रहे सारे, भाव, भाव संज्ञा बन रही सारी। तो क्या करना पड़ रहा है, सिर्फ क्रिया के पीछे कोई प्रत्यय लगाना पड़ रहा है और धीरे धीरे क्या बन जाता जा रहा है, अपने आप ही भाववाचक संज्ञा बनती जा रही। लास्ट है हमारा नंबर, ये जो चौथा था क्रिया से जो मैंने बनाया, नंबर 5 था अव्यय से कैसे बनाते हैं वो देख लो ज़रा। तो अव्यय से देख लेते हैं। जैसे मेरे पास दूर एक शब्द है और एक है समीप, दोनों ही क्या है, अव्यय होते हैं। अगर मुझे दूर से बनाना है कोई भाववाचक संज्ञा तो क्या ई लगा दो इसमें, तो क्या बन जाएगा, दूरी। और समीप में लगा दो ता, तो क्या हो जाएगा, समीपता। बस तो बन गया भाववाचक संज्ञा। तो इस तरीके से हम लोग क्या बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ध्यान रखना, जो किसी भाव का बोध कराए। दूसरा, 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती है। तीसरा पॉइंट क्या था, इनके प्राय बहुवचन नहीं होते। 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। और अगर भाववाचक संज्ञा बनानी है तो लास्ट में क्या लगाने पड़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय के पीछे कोई प्रत्यय लगाने पड़ेंगे, जिससे क्या बन जाएगा, वो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी, ठीक है। अब एक चीज़ मैंने पढ़ाई थी आपको, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा। अब उसमें विभेद किस तरीके से करते हैं, थोड़ा थोड़ा कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उसे भी देख लेते हैं हम ज़रा। व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा में अंतर, ठीक है। ये हम लोग हेडिंग लगा ली हमने। किस तरीके से अंतर करेंगे, देखो जैसे एक मैं लिखता हूँ कि देश को जयचंदों से हानि होती है। देश को जयचंदों से हानि होती है, ये आ गया, ठीक है, पहला एग्जाम्पल। तो पूछेगा कि रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो अभी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि जयचंदो, अगर मैं देखूँ तो ये कैसा रूप है, बहुवचन रूप, ये बहुवचन रूप है। और अगर मैं इसका एक वचन रूप देखूँ, एक वचन रूप, वो क्या होगा, जयचंद, ठीक। बहुवचन रूप तो जयचंद है और एक वचन रूप क्या होगा इसका, जयचंद। अगर इसमें पूछे जयचंद क्या है तो ये तो साफ साफ पता लग रहा है क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जो ये बहुवचन दिया है ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। इसका मतलब साफ साफ पता लग गया कि अगर किसी भी नाम को या किसी शब्द को हम बहुवचन बना दें तो सीधा जातिवाचक में पहुंच जाएगा। जैसे हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, एक वाक्य में ले लेता हूँ, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। तो अब ये शब्द देखो, गरीब अंडरलाइन कर दिया इसने, रेखांकित कर दिया, तो ये बहुवचन है कि नहीं है, तो ये पक्का क्या है, यह है जातिवाचक संज्ञा फिलहाल। और अगर गरीब बोलता तो क्या आता, गरीब में एक वचन होता, गरीब में होता एक वचन। हमें विभीषणों से दूर रहना चाहिए, एक वाक्य में लिख दिया यहाँ पे, हमें विभीषणों से दूर रहना चाहिए, एक ही लिख दिया। तो साफ साफ पता लग रहा है कि ये कैसा है, बहुवचन रूप है। बहुवचन रूप है तो क्या है, जातिवाचक। और अगर होता खाली क्या, विभीषण, तो विभीषण क्या होता आपका एक वचन रूप। तो ध्यान ये रखना है कि अगर कोई भी शब्द आपको दिखाई देता है किसमें, बहुवचन में, तो क्या होगा आपका
जातिवाचक और एकवचन में दिखाई दिया तो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। एक एग्जांपल और देता हूँ देखो इसका, जैसे अब एक ऐसे भी हो सकता है एक शब्द आपका एक वचन में आ जाए, लेकिन थोड़ा भाव पकड़ने की कोशिश करो। देखो जैसे देश में कई समुद्रगुप्त हुए हैं। अब आप सोच रहे समुद्रगुप्त तो होता तो डाल देता किसमें, जातिवाचक में, ये तो एक वचन है। अरे भाई ये एक वचन नहीं है, एक वचन है तो आप ये नहीं किसी डाल दोगे सीधा किसमें कि तो भाई व्यक्तिवाचक हो गया। अच्छा यहाँ पे व्यक्तिवाचक और यहाँ पे उल्टा कर रखा मैंने, जातिवाचक है, मैं हेडिंग गलत लगा दी थी ज़रा, ठीक है जातिवाचक। तो देश में कई समुद्रगुप्त हुए। अब आप ये बताओ समुद्रगुप्त कितने थे, एक ही तो समुद्रगुप्त था। अब इसने ये क्यों बोला कि देश में कई समुद्रगुप्त हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जिसने भी समुद्रगुप्त जैसे काम किए होंगे, जैसे उसके जैसे कार्य करे होंगे, जिसका आचार कैसा रहा होगा, जिसका व्यवहार समुद्रगुप्त जैसा रहा होगा, जीवन समुद्रगुप्त जैसा रहा होगा, उसे इसने क्या बोल दिया, समुद्रगुप्त बोल दिया। इसका मतलब इनकी पूरी एक जाति हो गई, सिंपल सी बात है। तो ये समुद्रगुप्त जो है इस टाइम पे क्या है, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा, ध्यान रखना ये भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है ना। जैसे बोलूँ कि देश में कई गांधी हैं, देश में कई गांधी है, तो देश में कई गांधी है इसका मतलब गांधी तो एक ही था, लेकिन जिसने गांधी जैसा काम किया, गांधी जैसे सत्य बोले, गांधी जैसे अहिंसा के रास्ते पे चले, तो उसे क्या बोल दिया गया, गांधी का मतलब गांधी की एक पूरी जाति होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, वो जातिवाचक संज्ञा। तो इस तरीके की कंडीशन में जिसको नाम देके बोला गया कि देश में कई नेपोलियन हुए हैं, तो नेपोलियन तो एक ही था, जिसने नेपोलियन जैसा काम किया और नेपोलियन बोल दिया गया। तो ये सब क्या हो जाएंगे, आपके जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर भेद हो जाएगी। जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था कि जातिवाचक संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, उपभेद। इसका मतलब व्यक्तिवाचक बड़ी सी चीज़ है और जातिवाचक उसी के अंदर से निकाली गई चीज़ है, तो इसलिए उपभेद हो जाएगा उसका। तो क्लियर हुई बात। तो ये थी आपकी सारी की सारी संज्ञा, जिसमें मैंने पांचों आपको प्रकार बताए, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने अंतर बताया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब रही बात कि इसे प्रिपेयर कैसे करें चैप्टर को, तो चैप्टर को इससे तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका ऑब्जेक्टिव लगाओ। थ्योरी तो मैंने आपको पढ़ा दी सारी चीज़ें, जो जो इसके अंदर खास बात थी मैंने सब चीज़ें बता दी। अब आप लोग कोई एक बुक ले लो, ठीक है। अब बुक आप कोई भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है कोई भी आपको मार्केट से जो मिले, लेकिन लेनी ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आपको दिखे कि हाँ भाई हर चैप्टर के अलग अलग ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। अगर मैं बताऊँ तो घटना चक्र ले लेना आप लोग, घटना चक्र एक आती है, आप उस बुक को ले लो, उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। वहाँ से आप संज्ञा का पूरा चैप्टर मिलेगा आपको, और वहाँ पे संज्ञा से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए आपको सारे मिल जाएंगे उसके अंदर। और जो जो मैंने थ्योरी पढ़ाई उसे अप्लाई करके देखो, वहाँ से जो चीज़ें नहीं मिले उसे एक्वायर करो, ठीक है। और अच्छी तरीके से चैप्टर को, जैसे आप इसे ऑब्जेक्टिव पूरी तरीके से लगा दोगे, आपके चैप्टर पूरा पक्का हो जाएगा, बिल्कुल भी इसमें से कोई गलती आप करोगे नहीं, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहने वाला है वो रहेगा सर्वनाम, ठीक है। उसे भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बस आप लोग मेहनत से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।